हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का एक उदाहरण आज हम लोग देखेंगे। उदाहरण होगा सुक्रोज। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं डाइसैकेराइड, और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि डाइसैकेराइड क्या है और इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा को हम नाम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। यदि डाइसैकेराइड टर्म को हम देखें तो यह दो शब्दों से बना है। इसमें पहला शब्द है डाई और दूसरा शब्द है सैकेराइड। डाई मीन्स होता है टू और सैकेराइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। यानी कि डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट से बने होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अपघटन के बाद हमको दो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट प्राप्त होंगे, और अपघटन का अर्थ यहाँ पर है जल अपघटन। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके तनु अम्ल अथवा एंजाइम द्वारा जल अपघटन से दो समान प्रकार के अथवा असमान प्रकार के मोनोसैकेराइड या आप लिखें सरल कार्बोहाइड्रेट के अणु प्राप्त होते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। चलिए उदाहरण से बात को क्लियर करते हैं। तो डाइसैकेराइड के कुछ फेमस उदाहरण होते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन तीनों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुक्रोज को लेकर। तो यहाँ पे सुक्रोज के उदाहरण से इस परिभाषा को थोड़ा और क्लियर करते हैं। दोस्तों, सुक्रोज को घर पे आप शुगर या चीनी कहते हैं, और सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। यदि इसका जल अपघटन कराया जाए तो इससे दो मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक अणु ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु फ्रक्टोज का होता है, और इसलिए इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। अर्थात डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होंगे। वे दोनों अणु एक समान भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक ग्लूकोज का अणु प्राप्त हुआ, एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से अलग है। इसी प्रकार यदि हम लोग माल्टोज का जल अपघटन कराएं तो वहाँ पे ग्लूकोज के ही दो अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों अणु समान होते हैं। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, आपको समझ में आ गया है डाइसैकेराइड क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुक्रोज को लेकर। सुक्रोज, जिसको घर पे आप चीनी कहते हैं, जिसका अणु सूत्र होता है C12H22O11। आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से सुक्रोज गन्ने में या फिर चुकंदर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य फलों में या फिर कुछ फूलों में भी सुक्रोज कुछ मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज एक सामान्य डाइसैकेराइड है। आपको क्लियर है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इसे मुख्य रूप से गन्ने यानी कि शुगर केन तथा चुकंदर, जिसको इंग्लिश में शुगर बीट कहते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं। यह जल अपघटन पर समान मात्रा में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सुक्रोज लिया, इसका जल अपघटन कराया। मैंने अभी आपको बताया जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होगा। लेकिन आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं कई प्रकार की होती हैं। तो एक्चुअल में एग्जैक्टली यदि हम देखें कि कौन से प्रकार का ग्लूकोज प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है अल्फा डी ग्लूकोज, या आप कहें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज प्राप्त होगा यह होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। यानी कि सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन हम कराते हैं तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक अणु प्राप्त होता है और दूसरा अणु प्राप्त होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का। तो चलिए अब बात करते हैं सुक्रोज की संरचना पर। सुक्रोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C1 कार्बन अर्थात पहला कार्बन बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के C2 अर्थात दूसरे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ा होता है।
बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो प्राप्त होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक अणु और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का एक अणु। तो इसका उल्टा भी तो आप कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक अणु और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का एक अणु आपस में जुड़ जाएं तो इससे निर्माण होगा सुक्रोज का। दूसरी बात, आप देख रहे हैं सुक्रोज के साथ जल का एडिशन होने के बाद ये दो कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, अर्थात जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर भी होगा। अब दूसरी बात कि यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब हम जोड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है इसका पहला कार्बन जोड़ेंगे हम बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से, ये आपको ध्यान रखना है। सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसिडिक आबंध में प्रयुक्त हो जाता है, अतः सुक्रोज एक अनअपचायी यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अर्थ क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऐसा शुगर जो टॉलेन रिएजेंट या फिर फेलिंग सोल्यूशन को अपचयित न कर पाए उसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, तो इसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज को एक साथ जोड़ना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अणु हमने लिया है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, या इसको शॉर्ट में आप अल्फा डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्लस का अर्थ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। और दूसरा अणु हम लेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का। अब हमको करना क्या है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इन दोनों को आपस में ग्लाइकोसिडिक आबंध से जोड़ना है। आप देखें तो यहाँ पे जोड़ना काफ़ी कठिन है क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि यदि हम इसको उल्टा कर लें तो ये इधर आ जाए तो पहला और इसका दूसरा कार्बन पास पास हो जाएंगे और हम आसानी से जोड़ पाएंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ग्लाइकोसिडिक आबंध के निर्माण के लिए हमको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे बीटा फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, इसको हमको फ्लिप करना होगा यानी घुमाना होगा। तो चलिए पहले घुमाना सीखते हैं, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अणु आपको दिखाई दे रहा है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का, इसका दूसरा कार्बन इधर है। हम चाहते हैं कि दूसरा कार्बन इधर आ जाए, तो इसके लिए हम इसको पूरा रोटेट कर देंगे। ऐसे रोटेट करके दूसरा कार्बन इधर लाएंगे तो पांचवा अपने आप इधर चला जाएगा। तो चलिए रोटेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको रोटेट करके लिख दिया है। तो बीटा डी फ्रक्टोज का ये फ्लिप किया हुआ अणु है। आप देखें दूसरा कार्बन जो इधर था अब इधर आ चुका है, पांचवा कार्बन जो इधर था हमने घुमाया है इसको तो ये इधर चला गया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसको रोटेट करेंगे यानी कि घुमाएंगे तो जितने भी ये परमाणु अथवा परमाणु समूह जुड़े हैं उन कार्बन से जो कि कार्बन रिंग पर हैं ये सब उल्टा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप दूसरे कार्बन पे देखें तो दूसरे कार्बन पे ऊपर आपने OH को जोड़ रखा है और नीचे आपने जोड़ रखा है CH2OH को। तो इसको रोटेट करने के बाद क्या हुआ, दूसरे कार्बन का OH जो कि ऊपर था वह नीचे आ गया है और CH2OH जो नीचे था वह ऊपर चला गया है। इसी प्रकार हर कार्बन के साथ होगा। जैसे यहाँ पर रिंग का ये कार्बन है जिसको आप कार्बन 3 कहेंगे, इसमें OH समूह ऊपर था तो यहाँ पर आप देखें रोटेट करने के बाद यह नीचे आ गया है और हाइड्रोजन जो नीचे था यह ऊपर चला गया है। यहाँ पे चौथे कार्बन पे भी आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऊपर था तो हाइड्रोजन नीचे आ गया है, OH नीचे था तो ऊपर चला गया है। पांचवें कार्बन पर H ऊपर था, यहाँ पे H यहाँ पर नीचे था तो ऊपर चला गया और CH2OH ऊपर था तो यहाँ पर नीचे आ गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम फ्रक्टोज के अणु को रोटेट कर चुके हैं, दूसरा कार्बन इसका इधर आ चुका है। अब इधर हम ग्लूकोज का अणु रखकर इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यह रोटेट किया हुआ हो गया बीटा डी फ्रक्टोज का अणु और इसके साथ अब हम रखेंगे ग्लूकोज का अणु यानी अल्फा डी ग्लूकोज के अणु को। अभी मैंने बताया सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन यानी कि पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जुड़ता है। अब ये दोनों कार्बन समीप आ चुके हैं, मतलब अब ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इनको।
तो जोड़ने की क्रिया में इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक आवंध बनने की क्रिया में क्या होगा कि यहाँ का जो OH है यानी ग्लूकोज का OH और फ्रैक्टोज के दूसरे कार्बन का OH, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और इन दोनों से जल का एक अणु बाहर हो जाएगा। तो चलिए जल के अणु को निष्कासित करते हैं। तो यहाँ से अलग हुआ OH, यहाँ से अलग हो गया H, ये अलग होकर जल बना लिया और इन दोनों अणुओं से यह अलग हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बच गया ऑक्सीजन, यहाँ से OH जा चुका है, इस ऑक्सीजन की एक संयोजकता बिगड़ चुकी है, कार्बन की भी एक संयोजकता बिगड़ चुकी है, इसलिए ये दोनों अब आपस में आवंध बना लेते हैं। ऐसे मैंने ग्रीन लाइन से इसको दिखाया है। तो इस प्रकार ये जो ग्लूकोज का अणु है इस फ्रैक्टोज के अणु से जुड़ चुका है। इस आवंध को थोड़ा और अच्छे से यदि हम बनाएं तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला कार्बन और फ्रैक्टोज का दूसरा कार्बन, ये दोनों जुड़ चुके हैं और बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस बॉन्ड को हम ऑक्सीजन बॉन्ड भी कहते हैं, या इसका एक ज़्यादा फेमस नाम होता है ग्लाइकोसिडिक आवंध, या इंग्लिश में हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है कि दो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट आपस में जुड़े होते हैं और बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज होता है। इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाने के बाद यह अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज, ये दोनों अब नाम हटा देंगे और इन दोनों को कंबाइन करके हम नाम दे देंगे सुक्रोज। तो यह संरचना हो गई सुक्रोज की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच, जिससे सुक्रोज का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसिडिक आवंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है, अतः सुक्रोज अनअपचायी शर्करा है। अनअपचायी शर्करा में जो टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग विलयन को अपचयित न कर पाया, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि सुक्रोज अनअपचायी शर्करा क्यों है। तो आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज अणु है इसमें हेमी एसिटल का निर्माण होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और हेमी एसिटल के निर्माण में पहला कार्बन जिस पर क्रियात्मक समूह होता है वहीं पे हेमी एसिटल का निर्माण होता है। तो यदि इसके पहले कार्बन पर, जो कि ये है पहला कार्बन, इसके जो ये हाइड्रोजन परमाणु है और OH हैं, ये दोनों सही सलामत हैं, तो हम कहेंगे इसमें हेमी एसिटल समूह उपस्थित है और यह रिड्यूसिंग शुगर होगा, यानी कि अपचायी शर्करा होगा। यानी कि यह इस अवस्था में फेलिंग विलयन और टॉलेन रिएजेंट को अपचयित कर देगा, इसलिए इसको अपचायी शर्करा कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन किसी भी प्रकार से पहले कार्बन के ये परमाणु डिस्टर्ब हो जाए, हाइड्रोजन अथवा OH डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर इसका जो नेचर था फेलिंग विलयन को या फिर टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करने का, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यही हेमी एसिटल है और इसी के कारण यह अपचायी शर्करा है। क्लियर बात है। इसी प्रकार यहाँ पे जो फ्रैक्टोज है, बीटा डी फ्रैक्टोज है, इसका दूसरा कार्बन, आपने देखा था कि फ्रैक्टोज के दूसरे कार्बन पे कीटोन समूह था और वहाँ पे हेमी कीटल का निर्माण हो रहा था जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो यदि यहाँ पर ये परमाणु समूह जैसे CH2OH और OH जो कि दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये सही सलामत रहे, इसी प्रकार से रहे, तो इसमें हेमी कीटल समूह होगा और इसकी वजह से यह टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देगा और अपचायी शर्करा कहलाएगा। तो यदि ये दोनों इस रूप में हैं तो दोनों ही अपचायी शर्करा है। लेकिन जब सुक्रोज का निर्माण होता है तो आप जानते हैं कि यहाँ से जल का अणु निकलता है और जल के अणु निष्कासित होने में, यहाँ पे देखें जो ग्लूकोज का अणु था इसके हेमी एसिटल का OH और यहाँ पे फ्रैक्टोज के अणु के हेमी कीटल का OH से हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, यानी कि इसका हेमी एसिटल भी बिगड़ गया और इसमें हेमी कीटल भी बिगड़ गया। ये दोनों जल के रूप में बाहर हो गए और इनके बीच में अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है। तो इससे यहाँ का ग्रुप भी डिस्टर्ब हो गया और यहाँ का, मतलब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों के जो ग्रुप थे जो कि फेलिंग विलयन को अपचयित करते थे या फिर टॉलेन रिएजेंट को अपचयित करते थे, वे बिगड़ चुके हैं और दोनों के ही बिगड़ चुके हैं।
इसलिए सुक्रोज अब फेलिंग विलयन को या फिर टॉलिन रिएजेंट को अपचयित नहीं कर पाएगा और अनअपचायी शर्करा कहलाएगा, क्योंकि इसमें न तो हेमी एसिटल समूह सेफ है और न ही हेमी कीटल समूह सेफ है। तो इस आधार पे मैंने कहा आपको कि सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज का जो अपचायक समूह होता है ग्लाइकोसिडिक आवंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है, अतः सुक्रोज अनअपचायी शर्करा हो जाती है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है कि सुक्रोज अनअपचायी शर्करा क्यों है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसको मैं भूल रहा था, आपको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, सुक्रोज के उपयोग। तो सुक्रोज के उपयोग के बारे में आप सब लोग जानते हैं। टाफियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, जैम के निर्माण में, मिठाइयों के निर्माण में सुक्रोज का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सुक्रोज को पहले हम इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ग्लूकोज से किण्वन द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कराते हैं। यानी सुक्रोज का उपयोग हम कर सकते हैं अल्कोहल के निर्माण में, भोजन के परिरक्षक के रूप में। तो आप जानते हैं कि जो शुगर सोल्यूशन होता है यानी सुक्रोज का जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, जिसमें जो माइक्रोब्स होते हैं आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम परिरक्षक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। शक्कर चारकोल के निर्माण में, तो शक्कर चारकोल के निर्माण के लिए भी हमको सुक्रोज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।